जैसे हमारे पास एक एटम है, हाँ जी, जैसे हमारे पास एक एटम की बात करते हो, ये एटम का जो है ना जनरली इसके अंदर जो है ना एक न्यूक्लियस हो, इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है और उसका अराउंड जो है, इसका अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ऐसे। जैसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अभी अब देखा जाएगा तो जैसे इधर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब देखा जाएगा तो इसके अंदर मतलब दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी इन विच यू आर हैविंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो इस बॉडी को हम कहते हैं न्यूक्लियस। जब सारे ये इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के बाद फाइनली जो बॉडी आपके पास रह जाएंगे, फाइनली आपके पास जो बॉडी रह जाएंगे, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सो द टर्म न्यूक्लियस वाज गिवन बाय रुदरफोर्ड। हाँ जी, द टर्म न्यूक्लियस वाज गिवन बाय रुदरफोर्ड। सो इसके अंदर जो है ना एलिमेंट्स होंगी, इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। कौन सी एलिमेंट्स होंगे? बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, हाँ जी। तो ये सारे पार्टिकल्स हैं, सबका मास जो है ना कुछ होगा। ये सारे पार्टिकल्स अंदर होंगे इसके अंदर। तो ये सारे पार्टिकल्स को, ये जो पार्टिकल्स है ना, इसको हम नाम देते हैं, ये जो पार्टिकल्स का कोई ना कोई नाम देते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। सो न्यूक्लियॉन्स जो भी पार्टिकल, द पार्टिकल्स विच आर इनसाइड, द पार्टिकल्स विच आर इनसाइड द एटम, sorry, inside the nucleus is are called nucleons. There are two types of nucleons, one is proton, another one is neutron. Proton and neutron. जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन, एंड जो नो चार्ज्ड बॉडी है दैट इज न्यूट्रॉन। अभी बात क्या हुआ कि इधर जो है ना देयर इज नो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, देयर इज नो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द इनसाइड द न्यूक्लियस। ये हमारा सिलेबस में नहीं है, नेगेटिव चार्ज क्यों प्रेजेंट नहीं हो सकती है और एटम के सॉरी न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो सकती है। बट आइदर डिप्लोमा या आगे जाके इंजीनियरिंग में जो है ये पढ़ेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं हो सकती, लेकिन हमारा सिलेबस में नहीं है। सो इधर क्या हुआ, एक जो है ना क्या कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होंगे। सो इधर कोई भी नेगेटिव चार्ज अंदर नहीं हो सकती है, तो वो जो है ना अभी नहीं, बाद में देख। प्रोटॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा। सो इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल नहीं। सो प्रॉब्लम कहाँ है कि प्रॉब्लम नहीं, वैसे देखा जाएगा तो ध्यान से ऑब्जर्व करेगा तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, लाइक चार्जेस जो है ना क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। सो अभी अपन ध्यान से देखा जाएगा तो इधर जितना भी चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, आइदर नो चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। तो अभी पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की बात करते, एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं अपन, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बारे में बात कर ही रहे हैं। सो जब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बारे में बात करते वक्त क्या हो रही है, इधर देयर इज टू फोर्सेस प्रेजेंट, वन इज attraction force that is called gravitational force, gravitational force, that is called gravitational force,
and there is a repulsive force, that is electrostatic force, क्योंकि दोनों like charges है. So we know that electric force या electrostatic force is greater than gravitational force. Electrostatic force is greater than gravitational force. अभी अपन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है, सो दीज प्रोटॉन और प्रोटॉन रिपेल करके, है ना, प्रोटॉन और प्रोटॉन रिपेल करके ये दोनों बहुत दूर जाना चाहिए. लेकिन अब देखा जाएगा तो व्हाट इट इज ऑब्जर्व्ड इज, जो एटम के अंदर आप देखा जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट ए वेरी 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 माइन्यूट स्पेस, वेरी 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 माइन्यूट स्पेस. जैसे कि कंपेयर करेगा तो जैसे फॉर एग्जांपल फुटबॉल का स्टेडियम लिया, सो फुटबॉल का स्टेडियम जितना एटम का साइज होगा तो उसके अंदर फुटबॉल का साइज कितना होगा उतना ही न्यूक्लियस का साइज होगा, जितना ही न्यूक्लियस का साइज होगी. ठीक है. सो इधर इसका मतलब बहुत पास में हो रहा है, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन बहुत पास में हो रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से दूर जाना चाहिए, लेकिन इसको कॉन्ट्राडिक्ट करके बहुत पास में हो रहा है. देखा जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो इतना पास में रख ही नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा है. इट मींस इधर से हम कोई कंक्लूजन कर सकते हैं, देयर इज सम स्ट्रांग फोर्स, सम वेरी स्ट्रांग फोर्स that should be present in between proton and proton, proton and neutron, and neutron and neutron to overcome this controversy. So that strong force is known as nuclear force. Nuclear force. So ये जो nuclear force है, that is dependent, that is not dependent on charge of the body. It is another force which is present on, which is present inside the nucleus. It exists between proton proton, it exists between proton neutron, and it exists between neutron and neutron. प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी ये फोर्स एक्ट करती है, एक्ट करती है. देखते जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे हैं. सो इसके अंदर प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा. प्रोटॉन का मास कितना है, न्यूट्रॉन का मास कितना है, यू शुड रिमेंबर, आपको याद होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल 1.6, ठीक है, इधर आगे कुछ 2-3 डिजिट, इधर आगे 2-3 डिजिट इनटू 10 पावर मतलब 6 7, ठीक है, आगे इनटू 10 पावर माइनस 27 kg, माइनस भूल गया मैं, इनटू 10 पावर माइनस 27 kg. सो अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो है ना कुछ फर्क होगा मासेस में, एक का मास ज्यादा होगा, एक का मास कम होगा, बट वेरी माइन्यूटली. सो आप यह पता करना है कि प्रोटॉन का मास, कल बताना मुझे, मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है या मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, विच इज करेक्ट, ये करेक्ट है या ये करेक्ट है, ये बताना है. अभी आप ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा क्लास में 10 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 जैसे भी है, तो मैं जो है ना, इसका 10 kg है, इसका 12 kg मास है, इसका 6 kg मास है, इसका 8 kg मास है, इसका 12 kg मास है. तो मुझे फाइंड करना है इसका, सॉरी इसका 14 kg है, तो मुझे इसका एवरेज फाइंड करना है. मैं कैसे करूंगा, कितना होता है इसका एवरेज, कितना होता है, इनका एवरेज कितना है? Sir, sum of masses upon total number of masses. हाँ जी, कितना बताना, बताना इसका कितना है, बताना. 8 आएगा. 8 आया, ठीक है, जो भी है, मैंने तो पता नहीं, तो इसका मास आ गया 8. तो कुछ भी बताना है, कैसे भी करो, कुछ भी करो, कभी भी एक एवरेज लेते वक्त दो चीज का एवरेज करो. जैसे फॉर एग्जांपल 3 और 4 का एवरेज लेना, कितना आएगा, कितना एवरेज आएगा इसका? 3.5. अच्छा 3.5. अभी 4 4 4 5 5 5, इसका एवरेज कितना आएगा?
इसका एवरेज कितना आएगा? 4.5। हाँ जी 4.5। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल 4 4 5 5 5, इसका एवरेज कितना आएगा? कितना आएगा? 4.6. 4.6। मतलब ये कभी ऐसे हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 3 3 6 6 कितना भी लिया, ऐसे कुछ भी लिया, तो कभी भी कितना भी अमाउंट लिया, कभी ऐसे हो सकते जो छोटा नंबर है, जो मेरे एवरेज है, उससे कम आ जाए, 2.8 आ जाए, होगा कभी? नो सर। है ना? सो अभी आप देखो इधर जो है ना, प्रोटॉन का मास कितना 1.67, आगे इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि आप ये इनकेस मैंने बता दिया आगे कितना है तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई इट। तो प्रोटॉन का मास 1.67, इधर तक सही है, 2 डिजिट सही है, इधर भी 2 डिजिट सही है। 67 इंटू मतलब समथिंग प्रोटॉन का मास है, समथिंग न्यूट्रॉन का मास है। अभी इन दोनों का एवरेज मास मतलब एक न्यूक्लियन का, मतलब प्रोटॉन भी न्यूक्लियन है और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियन है, एक न्यूक्लियन का एवरेज मास कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए ग्रेटर देन 1.67 एंड लेस देन 1.67, क्या होना चाहिए? सर ग्रेटर होना चाहिए। हाँ जी ग्रेटर होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? अरे यार ना, नो सर। बोलने में दिक्कत है तुम लोगों को। ठीक है, आंसर है बी है इसका। द एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। ठीक है, द एवरेज मास ऑफ ए न्यूक्लियन इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। दिस मास इज कॉल्ड 1 AMU, atomic mass unit. So 1 atomic mass unit is nothing but average mass of the nucleus, और ये भी कह सकते हैं कि 1/12 of C6 atom या C12 atom। C6 है ना, 1/6 of या 1/12 of कार्बन एटम का जो मास है दैट इज 1 AMU, 1 AMU। अभी आप ध्यान से देखो इधर जो है ना, आपका जो मास है, आपका जो मास है न्यूक्लियस का, सो न्यूक्लियन का जो मास है दैट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। सो जनरली क्या होना चाहिए, जैसे एक न्यूक्लियन है, ठीक है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इसमें प्रोटॉन्स है, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स भी है। कितना भी देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो अब देखा जाएगा तो दिस इज द ओनली वन केस, मतलब इन ओनली वन केस दिस इज पॉसिबल, इन ओनली वन केस, दैट इज अनस्टेबल कंडीशन, ओनली वन केस। ये कुछ केसेस में होंगे, ये कुछ केसेस में होंगे, और in most of the cases number of neutrons are greater than number of protons। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं, मतलब कोई भी न्यूक्लियस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स जेड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी न्यूक्लियस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी एटम को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, एटम को ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करते, हम जो है न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर और ए इज मास नंबर, जेड इज एटॉमिक नंबर और ए इज मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ
और A is mass number, that is number of nucleons, number of nucleons, number of nucleons, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इसमें प्रोटॉन्स भी होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होंगे, दैट इज इक्वल टू ए। सो कोई बताना हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं? हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं? सर कौन सा हाइड्रोजन? H12। हाँ जी। हीलियम को कैसे लिखते हैं? He24। ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? 8 16। सोडियम को कैसे लिखते हैं? 11 20। यूरेनियम को कैसे लिखते हैं? 92 92 238 238। और आयरन को पता है? 26 और 50 56। हाँ जी। सो आप देखा जाएगा तो प्रोटियम को क्या लिखते हैं? प्रोटियम इज नथिंग बट हाइड्रोजन का आइसोटोप, 11। है ना? सो आप ये देखो, ये वाला केस है, दिस इज द ओनली वन केस in which number of protons greater than number of neutrons। हाँ जी, number of protons are greater than number of neutrons। इधर number of protons कितना है? 1। number of neutrons कितना है? 0 कौन सी ज्यादा है? number of protons is greater than number of neutrons। अभी हाइड्रोजन में बताओ number of protons कितना है? number of protons कितना है? 1। number of neutrons कितना है? 1 2 है 1 है? इधर number of protons और number of neutrons 1 1 है 1 2 है? 1 1 और इधर number of protons और number of neutrons कितना है? 2 कोई दिक्कत? और इधर number of protons और number of neutrons कितना है? 8 number of protons 8, number of neutrons 8। इधर तक कोई दिक्कत? नो सर। सो अभी इसका बात करते हैं। सो इधर number of protons कितना है? 11 number of neutrons कितना है? 12 इधर number of protons कितना है? 92 number of neutrons कितना है? 2 हाँ जी, 146 146। और इधर number of protons कितना है? 26 26। number of neutrons कितना है? 30 सो अब देखा जाएगा तो इधर जो है ना कुछ बेसिक एलिमेंट्स, जो स्टार्टिंग जो ग्रीन कलर वाला है, सो दोज आर द बेसिक एलिमेंट्स। जो स्टार्टिंग एलिमेंट्स में जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। लेकिन जैसे हम आगे चले जाएंगे तो न्यूट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो अभी प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर, तो एक रेशियो होगी, न्यूट्रॉन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इन केस n अपॉन z लेस देन 1 लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, सॉरी
मतलब 1 से ज्यादा हुआ, 1 से कम होगा तो अनस्टेबल है, 1 का बराबर होगा तो स्टेबल है। और इधर भी जो है ना कोई भी रेशियो होगी, मतलब 1.2 या 1.6 होगी, मुझे याद नहीं, ये दोनों में एक नंबर है, 1.2 या 1.6, एनसीईआरटी में देखना, ये इस नंबर तक आपका न्यूक्लियस स्टेबल है। इससे बाहर इनकेस ये रेशियो ज्यादा हो गई, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बहुत ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो 92 इधर है, ये 146 होगी, तो इसका मतलब ये 1.5 हो गया ना, नहीं कितना हो गया ये, हाँ 1.6 से आसपास ज्यादा हो गई है ना, मतलब डिवाइड कर दो 146/92, कितना हो गई ये, जो भी वैल्यू आएगा, इनकेस ये जो रेशियो इनकेस 1.2 से ज्यादा हो गई या 1.6 ज्यादा हो गई, तो इसका मतलब इट इज एन अनस्टेबल। तो दीज एलिमेंट्स जो बहुत ज्यादा रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स व्हिच आर अनस्टेबल। समझ आया आपको इधर तक, कोई दिक्कत? नो हाँ जी, मतलब समझ नहीं आया या कोई दिक्कत नहीं है? सर, कोई दिक्कत। अच्छा ठीक है। सो अभी जैसे हमने देखा था इधर, जैसे एक एलिमेंट लिया x, ठीक है, एक न्यूक्लियस एलिमेंट लिया, ये z हो गई और इधर ये हो गई, और एक मास ऑफ प्रोटॉन mp होगी, मास ऑफ न्यूट्रॉन mn हो गई, और टोटल इसका मास ऑफ न्यूक्लियस हो गई, मास ऑफ न्यूक्लियस हो गई। इज इट क्लियर इधर तक? इधर तक कोई दिक्कत? मास ऑफ प्रोटॉन नो mp, सर। मास ऑफ न्यूट्रॉन n a। तो इसका मतलब इन जनरली आप देखा जाएगा तो जनरली हमें क्या होना चाहिए, टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन into number of protons plus mass of neutrons into total number of neutrons। total number of neutrons क्या होगा, a minus z, ये होना चाहिए। this should be the condition। हाँ जी, हाँ है ना, सर अरे ये कैसे आया? ऐसे होना चाहिए ना। अरे यार, तुम्हारे पास 2 चॉकलेट है और 3 बिस्किट है, टोटल डब्बा का वेट कितना होगा? हाँ जी, 2 चॉकलेट इंटू 1 चॉकलेट का मास हाँ जी, प्लस एक सुनो 3 सुनो बिस्किट सुनो इंटू। सुनो सुनो, 2 चॉकलेट, 2 इंटू 1 चॉकलेट का मास, उसके बाद 3 3 बिस्किट बिस्किट इंटू इंटू 1 1 बिस्किट का मास इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द बॉक्स होना चाहिए। यस सर। समझ आया अभी? यस सर। क्या कोई दिक्कत अभी भी? नो सर। नो सर। सो अब देखा जाएगा दिस शुड बी द कंडीशन, बट प्रॉब्लम कहाँ है कि ये जो हो गए, जो टोटल मास जो कैलकुलेट करने के बाद ये हो रहा है, ये कंडीशन आ रहा है, दिस इज द प्रैक्टिकल कंडीशन। थियोरेटिकली ऊपर वाला आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखा जाएगा तो दिस इज द कंडीशन हैपनिंग। इसका मतलब कुछ ना कुछ मास लॉस, मतलब अभी टोटल मास कितना है, ये हो रहा है ये इनटू मास ऑफ न्यूक्लियर, मास ऑफ न्यूक्लियर, तो मास ऑफ न्यूक्लियर का मतलब 1.6 into 10⁻⁻⁹, तो इसीलिए मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन से वो कम हुआ। आप देखा जाएगा तो देयर इज सम डिफरेंस इन मास, देयर इज सम डिफरेंस इन मास। सो एक्चुअल मास क्या होना चाहिए, m into mp into z प्लस a माइनस z into mn, इतना मास होना चाहिए, इतना मास होना चाहिए। अभी टोटल मास को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 0 आना चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये छोटा कम हो गए। सो दिस डेल्टा m इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट। क्यों ये मास डिफेक्ट क्यों हुआ कि जो मास, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल इधर एक प्रोटॉन है, इधर एक प्रोटॉन है, इस दोनों का मास अलग अलग करके देखा, इनका मास आया कुछ और, जब ये दोनों साथ में रख दिया, पास में रख दिया, तो ये दोनों फॉर्म की कंपाउंड बना,
तो ये जो कंपाउंड का मास है इंडिविजुअल मासेस टोटल करेगा तो जितना आ रहा है उतना नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दोनों बाइंड होने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। वो एनर्जी मास से कन्वर्ट हो रहा है। किससे कन्वर्ट हो रहा है? मास से कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब जो एनर्जी आ रहा है दैट इज नथिंग बट जो मास डिफेक्ट हुआ उसमें से एनर्जी आ रहा है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। बाइंडिंग एनर्जी समझ आया? व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी एंड व्हाट इज मास डिफेक्ट? हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है ना? सर हाँ जी, सर जब कंपाउंड बन जाएगा उसके बाद भी तो मास फिर कम होना ही चाहिए, क्यों? क्योंकि उसके बाद भी तो वो मतलब बाउंड तो हो गए, लेकिन उनमें फोर्स तो होगी ना। हाँ जी, तो कमी है ना, तो इसलिए मास तो कमी है हमेशा। मतलब तो फिर इंडिविजुअल एटम्स का ऐड करेंगे तो कितना होगा, और उसका वजह से जो है ना ये बाइंड करने के लिए बाइंड करके रखा ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्थ के साथ भी बाइंडेड है। तो इधर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जो बात करते हैं ना दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। हाँ जी, तभी जो है ना उतना एनर्जी सप्लाई किया तो हम एस्केप हो रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करेगा। मतलब अगर जब कंपाउंड बन गया उसके बाद मास कम नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि एक बार तो वो जो फोर्सेस एक्ट कर रही है उसी के लिए एनर्जी यूज किया ना, ऑलरेडी यूज्ड है फोर्स के लिए। हाँ जी, मतलब जो न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से जो अट्रैक्टिंग फोर्स की वजह से जो एनर्जी है ना दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज कन्वर्टेड फ्रॉम मास ऑफ द बॉडी। ठीक है। ठीक है, सो इसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ये जो है ना रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट में थोड़ा ज्यादा होगी, मतलब हम इधर तक लिमिटेड है। ठीक है, ओके सर। एक्चुअली जो है ना ये जो मॉडर्न फिजिक्स है ना बस टेस्ट करके छोड़ दिया हमारे सिलेबस में करवा के। ठीक है, अभी खाना बहुत बड़ा है तो सारे अभी नहीं कर सकते दिक्कत ये है, सिर्फ टेस्ट ही करना है। समझ आया मैडम? हाँ जी सर। तो ये भी देखा जाएगा तो ये 1900 का कॉन्सेप्ट है। हम जो मॉडर्न फिजिक्स कह रहे हैं, मतलब ये मॉडर्न मॉडर्न कह रहे हैं हम, लेकिन ये देखा जाएगा तो दिस इज 1900 का कॉन्सेप्ट है। तो क्लासिकल फिजिक्स जो भी हम पढ़ा वो सारे 1900 से पहले की बात है। तो इसीलिए कहते हैं ना लोग सिलेबस आउटडेटेड है हमारा। समझ तो आगे ना, ज्यादा कोई इश्यू तो नहीं है ना? वैसे फिर भी जो ना आप एक बार पढ़ना, पढ़ने के बाद डाउट्स आएंगे, डाउट्स आने के बाद जो ना कल पहले डाउट्स लूंगा, उसके बाद वो करेंगे। आप ये देखो ना मॉडर्न फिजिक्स जो है ना थोड़ा आराम से करवा रहा, तो आप लोग जो है ना करना। और उसके बाद जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से मॉडर्न फिजिक्स से जो है ना लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आता है, इतना नहीं 6 से 8 क्वेश्चन आता है, करना है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। Bye, sir.